आप लोगों को वो मंडे तक शेयर करना पड़ेगा फिर मेरे को, ठीक है? अभी रहने देना, क्योंकि अभी तो फिर क्योंकि मैंने तुम लोगों को दूसरा काम दिया हुआ है मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन का, तो वो मंडे तक करना। बट हाँ, मैं भेज दूंगी तुम लोगों को। और अगर खो जाए तो रिसोर्स शीट से ढूंढ लेना तुम लोग, वहां पे भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ठीक। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। एक बॉन्ड पैरामीटर छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे, उससे भी सवाल आते हैं, ठीक है? उससे पहले एक बार देख लेते हैं कल हम क्या कर रहे थे। कल हमने स्टीरिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 का डिस्कस कर लिया था, राइट? स्टीरिक नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या थी हमारी? sp हाइब्रिडाइजेशन थी, लीनियर था। स्टीरिक नंबर 3 में हमारा sp2 ट्रायगोनल प्लेनर था। 4 में sp3 टेट्राहेड्रल। 5 में sp3d tpp। और आपका 6 में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और आपका 7 में क्या था? sp3d3 पेंटागन बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये थे इनके बॉन्ड एंगल हमने डिस्कस कर लिए थे, एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और ध्यान रखना जो sp3d है, इसमें हमने जो एग्जांपल लिया था, इसमें क्या होता है, जैसे pcl5 हो गया, sf4 हो गया, इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती है ना? यस मैम। बताया था ना मैंने, दो तरह के दिख रहे हैं तुम लोगों को, इक्विटोरियल और एक्सियल और बॉन्ड्स, एक्सियल। ठीक है? तो ध्यान रखना sp3d में वो चीज। ऑलराइट, उसके अलावा एक स्टीरिक नंबर 6 वाला अपन कर रहे थे, जैसे एग्जांपल SF6 वाला मैंने करा दिया था। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकली थी अपनी? 6 + 6/2 6 sp3d2 निकली थी। यस मैम। 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे, तो ऐसे केस में इसकी जो ज्योमेट्री और शेप होगी वो क्या होगी हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल होगी, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री होती है, ठीक है? इसका दूसरा केस क्या बनेगा? जब आपके 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है BrF5। निकाल के देखो, BrF5 में हाइब्रिडाइजेशन ब्रोमीन की क्या होगी? हाफ ऑफ। ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा 7, ठीक है? और फ्लोरीन मोनोवैलेंट कितने हैं? 5। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 आ जाएगा। तो sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी, बट जो शेप हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। देखो इधर, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है? तो 1 लोन पेयर को तुम कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि सबके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है? सो ये हो जाएगा इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है? यस मैम। उसके अलावा एक और एग्जांपल लिखो, XeF4। XeF4, और इसमें बताओ कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं XeF4 में? XeF4 में जीनोन की वैल्यू 4 लोन पेयर और मैम 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है? तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। तो 4, अब देखो साइड आइटम कितने हैं? 4 बॉन्ड पेयर और बाकी जो 2 बचेंगे वो लोन पेयर। तो इसका ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब 1 लोन पेयर आता है तो आप उसको कहीं भी लगा दोगे इसमें, लेकिन जब 2 सॉरी जब 2 लोन पेयर आएंगे तो उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, दैट इज ऑन 180 डिग्री, ठीक है? तो इसका भी एंगल कितना होता है? बोन एंगल इसमें भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये लोन पेयर इस लोन पेयर का इफेक्ट कैंसिल कर देता है, तो बोन एंगल आपका 90 आता है। 90 से कम नहीं, 90 से ज्यादा नहीं। और इसका शेप क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर। यस। मैम बाइपिरामिडल किसका होता है? फिर से बोलो मेरा बेटा, बाइपिरामिडल किसका होता था? उसका जब तुम्हारा sp3d आती है हाइब्रिडाइजेशन, और ये है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है? हो जाएगा। उसके अलावा आपका एक और है स्टीरिक नंबर 7 वाला। एक तो मैंने IF7 तुम लोगों को बता ही दिया था क्या होता है ये?
पेंटागोनल बायपिरामिडल 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे इसके, ठीक है। एक एग्जांपल होता है इसका 7 ही स्टीरिक नंबर होता है, XeF6 निकालना एक बार। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा। ये कैसे बनेगा, बना तो एक बार। इसका जो शेप होता है बेटा वो क्या होता है, XeF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो मैम इसमें एक लोन पेयर आएगा ना? यस, तो अपना ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर आ जाता है, और लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा बोर्ड हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है, आवाज नहीं आ रही। बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है बच्चों। प्रिंस आ गया क्या? प्रिंस, संदीप, समीर, सुमित, तुषार, सिमरन, ऋषि, पलक, अच्छा दोनों पलक हैं, गौरव, पाल, गर्व आया, गर्व। हेलो मैम। हाँ जी मैम ये जो XeF6 का जो मतलब स्ट्रक्चर है, इसमें जो लोन पेयर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं मैम, लेकिन इसमें एक्सी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्लोरीन के साथ चले जाएंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना? एक इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब। सब में यही तो किया मैंने। XeF6 में क्या है, 8 और 6 14/2 7 ना, तो 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर दिखाओगे ना। जैसे XeF4 में क्या था, 8 4 12/2 6, तो 4 बॉन्ड पेयर थे तो 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर नहीं दिखाए थे मैंने? यस मैम। क्या डाउट हो गया? कोई बात, कंफ्यूज हो गए। चलो आगे, गर्व जी टाइम से आया करो, रिकैप करा दिया मैंने। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस कर लें फटाफट, बोलो। अब 2024 और 25 के क्वेश्चंस देख लो आते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैंने अलग से यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है SO2 NO2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, द हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंट्रल एटम। देखो कई हाइब्रिडाइजेशन आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी पता लग जाएंगी, जिसमें आप वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, ठीक है, जो मैंने बताया था हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो सबसे पहले SO2 की कर ले। हाँ, तो SO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखना एक बार। sp2 होगी, ठीक है, हाफ ऑफ, एक बार मैं बता देती हूँ, 6 मोनोवेलेंट एटम नहीं है, डाइवेलेंट एटम है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, राइट। तो sp2 हमारे पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये हटा दीजिए, ठीक है। NO2 नेगेटिव का क्या होगा, हाफ ऑफ 5 + 1 6/2 3 sp2 हो जाएगा, तो ये भी sp2 हो जाएगा। N3 नेगेटिव क्या होता है, जाइडाइन, ये इस तरीके से होता है, ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा इसका जब आप बनाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब ये क्या है, इधर आओ, N3 नेगेटिव है ना, तो 1 - 1 प्लस को कैंसिल कर देगा, गेटिंग माई पॉइंट, तो वो N3 नेगेटिव ही बन जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 2, तो यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो A कैसे आएगा, C आएगा, नहीं C भी नहीं आएगा, D आएगा, ठीक है। तो sp2 और sp इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन कर लोगे, यस मैम। ठीक है बेटा। ये वाला आपका जाइडाइन है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग क्या करते हो, बनाते हो ना स्ट्रक्चर,
तो आपको उससे पता चलेगा इसका एंट्री नेगेटिव का। तो ये लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इस तरीके से। तीनों n नाइट्रोजन जो है एक लीनियर पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे अब एक बार बताओ, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है जनरली? 3 बनाता है ना, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 2 बॉन्ड बना रहा है, बीच वाला 4 बना रहा है और ये वाला 2। तो ये अपनी वैलेंसी से ज्यादा बना रहा है तो पॉजिटिव आएगा, कम बना रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस को कैंसिल कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ओवरऑल कितना चार्ज बचेगा? N3 नेगेटिव होगा। तो पहले वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp2, दूसरे वाले की sp2, तीसरे वाले की sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक लिस्ट दे रखी है, सबको दिख रही है? जूम कर लो वरना। आपको एक लिस्ट दे रखी है, आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रेशियो भी दिया हुआ है सेकंड वाली लिस्ट। आपको मैच करना है कि ए के लिए कौन सा सही होगा। मैच द फॉलोइंग था ये। ठीक है, सो स्टार्ट करो एक बार आप लोग। मैम ये ऑप्शन आएगा। मैम बी आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी आ रहा है। ए कैसे आएगा? ICl2 नेगेटिव नहीं बताया था मैंने कल तुम लोगों को? ठीक है, मैंने एक लोन पेयर कम गिन दिया। बस यही करना, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ठीक है, लीनियर होता है ना इसका, तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा ना इसमें। तो ए का थर्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बी का चेक करो, दोनों में ही फोर्थ है। सी में बढ़ो आगे, सी में क्या होता है? मैम आपका 2:1 होता है, लेकिन यहाँ पे 4:2 है। हाँ, देखो यहाँ पे होगा क्या? SO2 में अपना क्या होता है? हाफ ऑफ 6 यानी कि 3। तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है मेरे बेटा? 4:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब तुम्हें ऐसी कंफ्यूजन हो नेक्स्ट वाले पे बढ़ जाओ एक बार। इसका क्या होगा? 4:2 होगा, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास। देखो डी का क्या होगा? मैम डी का ए आना चाहिए, फर्स्ट वाला। डी का फर्स्ट होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन फिर आपको ये टिक करना पड़ेगा। आपने डी का सेकंड बोला है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। डी का सेकंड तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा, अब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, यानी कि जो मैंने ऑप्शन मार्क किया उसके हिसाब से सी का सेकंड है। तो इन्होंने क्या किया है ना, ये जो लाइक क्वेश्चन दिया है इस तरीके से होता है हमारा। तो इन्होंने बॉन्ड पेयर में ना इसको भी काउंट कर लिया, पूरा टोटल कर लिया, समझ रहे हो? 1 2 3 4। बट एक्चुअली में वैसे गलत है, बट हमें फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं ना। हाँ राइट, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हमें सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने पड़ते हैं। बट इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तुम्हें ये श्योरिटी रखनी पड़ेगी कि XeF4 का तो फर्स्ट ही होगा, लाइक डी का फर्स्ट ही होगा। तो उस केस में आपका बी तो हो ही नहीं सकता। इन दैट केस तुम्हें फिर वहां पे डी मार्क करके आना पड़ेगा। बोनस मिल जाएगा तो ठीक है, वरना अगर छोड़ के आओगे तो नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो ये चीजें आती हैं ऐसी जेई में कई बार। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर मान लो कोई एक ऑप्शन में फंस भी जाते हो तुम, ऐसा होता है जनरली, मिल जाती है ऐसी शिफ्टों में ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर लेने। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? यस मैम। यस मैम, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन था जो मैं कल तुम लोगों से बात कर रही थी, ध्यान से देखना। सबको आई होप दिख रहा हो। ClF3 के लिए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बोल रखे हैं इन्होंने। ऑल 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में बी ड्रॉन एज फॉलोज। देख रहे हो, पहले वाले में तो इक्विटोरियल पे लगा रखे हैं लोन पेयर, दूसरे में एक्सियल इक्विटोरियल और तीसरे में एक्सियल पे, है ना? तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, पॉसिबल हो सकते हैं ये। देखो जिसने वो NCERT की टेबल पढ़ी होगी उसको तो देखते ही स्ट्राइक कर गया होगा माइंड में। Yes, मानते या नहीं मानते हो?
अब जिसने मान लो अगर नहीं पढ़ा है या टीचर ने भी नहीं इसको टच किया है, तो फिर वो गया, वो छोड़ के आएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसके दिमाग में ये घूमेगा कि नहीं हमने तो CLF3 में टी शेप पढ़ी थी और टीचर ने बताया था कि इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आते हैं, तो 3 कैसे पॉसिबल होंगे, एक ही होगा। तो ये NCERT से इसने उठा के दिया है। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेशक वो तुम्हारा ग्रेड 11 हो या ग्रेड 12 हो, इनऑर्गेनिक को तो ना 5-6 बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे आओ। फिर वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एज द ऑर्बिटल्स हैविंग लोन पेयर आर एक्सियल वेयर द लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन इज मिनिमम, नहीं, जब एक्सियल बोन पे होता है तब तो भैया ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर बोन पेयर, 390 डिग्री इक्विटोरियल बोन से रिपल्शन खा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरे वाला गलत। तो पहला करेक्ट है, दूसरा ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलू, पलक हो गया। यस मैम। अच्छा, दोनों दो पलक है, दो अलग बैच से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको वो मॉलिक्यूल बताना है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3d हो, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हो और लोन पेयर भी होना चाहिए। गौरव जी, सी कैसे आएगा, लोन पेयर है सी में फॉस्फोरस पे, बताना। नो मैम। फिर काहे का सी? हाँ जी, जिन्होंने सी बोला दोबारा देखो क्वेश्चन को, तुमने sp3d और डिफरेंट बॉन्ड लेंथ देखते ही टिक लगा दिया, मेरे को लगता है। पूरा पढ़ा करो क्वेश्चन को, ये तुम अपने टेस्ट में भी गलतियां करते हो, जो तुम्हारा होता है संडे वाले को, पूरा पढ़ते नहीं और जल्दबाजी में ऐसे लगाते हो, बस ट्रेन छूट रही हो जैसे तुम लोगों की, ठीक है। तो यस, डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखो, इसका तो sp3d2 है, हटा दीजिए इसको, हमें तो तो होगा ही नहीं। गलत है। यहाँ पे sp3d है, ठीक है, लेकिन इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, नहीं है चेंज, और यहाँ पे लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, बट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हटा दो, ठीक है। pf5 sp3d है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है, इक्वल है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है क्योंकि लोन पेयर 0 है, एक्सेल है। बॉन्ड लेंथ है। हाँ, बॉन्ड लेंथ ही तो बोल रही हूँ, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो ये मैम वाला चीज नहीं हो सकता। SF4 में क्या होगा, SF4 में sp3d होगा, ये देखो, एक लोन पेयर होगा, सीसो शेप थी इसकी, तो इसमें क्या था, बोन लेंथ आपका डिफरेंट था, वही एक्सियल बोन्स और इक्विटोरियल बोन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और इसमें लोन पेयर भी है, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये तीनों चीजों को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मैम कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसका मतलब पता नहीं है, मतलब सिर्फ नाम दे रखा है, तो उसमें हम कैसे बताएंगे बॉन्ड लेंथ सेम है कि नहीं है ऐसा? नहीं, अगर मान लो बोन लेंथ का डिफरेंट क्वेश्चन आता भी है, तो पक्का आपको कुछ एग्जाम्पल देगा जिसमें से आपको बताना होगा कि डिफरेंट बोन लेंथ किसकी है। देखो अभी तक तो आया नहीं, तो नए सालों में आगे भी नहीं आएगा, वैसे आपको जरूर वो देगा, ऑप्शंस देगा, जिसको आपको देख के बताना है कि सेम होगी या डिफरेंट, ओके ठीक है। मैम। चलिए, हो गए 4 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, जितने भी अभी तक मैंने करवाए हैं, दिस इज योर 5th क्वेश्चन, ये सारे 2025 में ही आए अभी रिसेंट शिफ्ट में, अप्रैल वाली, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, देखो एक बार, पढ़ना थोड़ा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है।
मैम इसके लिए पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ट्राई करो। एलिमेंट ए पहचान, चलो ये छोड़ो, एक्स और वाई पता लगा लो। एक्स बोला है फर्स्ट मैम हाई, फ्लोराइड और क्लोरीन क्लोराइड। और फ्लोरीन। ठीक है, और वो क्या आ जाएगा फिर? ए सोचो, कोई मोनो एटोमिक है। अब मोनो मैम एटोमिक कोई बोरॉन। नोबल गैस होगी, सॉरी। सोचो, बाकी सारे सोचो। एक्स फ्लोरीन है क्या? मैम ब्रोमीन आएगा। एक्स तो बेटा आ रही हूँ मैं, एक्स तो तुम्हारा क्या है? फ्लोरीन है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है, सबसे ज्यादा इसकी ही होती है। और तुम्हारा वाई क्या है? सेकंड हाईएस्ट नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन है। यानी कि ए, एक्स क्या है? एफ है, यानी कि वाई है। अब तुम्हें क्या पता लगाना है मेरा बेटा? इसका पता लगाना है तुम्हें, ए का। अब एलिमेंट ए रेयरेस्ट है, जो नोबल गैस होती है बेटा वो रेयरेस्ट ही होता है, मतलब लाइक जीनोन हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? जीनोन, जीनोन कोई नोबल गैस होगी। देखो बात है सीधी सी है, अगर तुम्हें ये पता चल गया ना रेयरेस्ट और मोनो एटोमिक से मेरा बेटा, ठीक है, तो मतलब तुम समझ जाओगे कि कोई नोबल गैस ही दी हुई है। और अगर कोई नोबल गैस दी हुई है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तुम मुझे बताओ। 8 होते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन का पता चल ही गया है तुम्हें यहाँ से डेटा से देख के, तो यानी कि उसको काउंट नहीं करोगे तो 12/2 कितना होगा? 6। तो 5 बॉन्ड पेयर होंगे इसमें, है ना, जिसमें से 4 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर लेगा, और एक क्या होगा? लोन। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में क्या होता है? मैम स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिड। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का? बी ऑप्शन। बनेगा कैसे ये देखो, 4 फ्लोरीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, यस मैम। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। हाँ, इसमें ना एक और चीज जरूर ध्यान रखना, इधर आओ। आपसे शेप ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, कहीं आप मान लो हाइब्रिडेशन निकालो, आपका sp3d2 आ रहा है ना, तो आप ये ऑक्टाहेड्रल लगा के आ जाओ, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान रखना, आपसे शेप पूछा है मेरा बेटा, ज्योमेट्री पूछा होता तो आप ऑक्टाहेड्रल पे मार्क करके आते, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जितना भी है 6th। मैम यहाँ पे SB क्या है? मैम सी ऑप्शन। SB तुम्हारा है एंटीमनी, नाइट्रोजन की फैमिली में जो आता है ना, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब्दिमाल, है ना, एंटीमनी। आ रहा है? सी आ गया। तो Yes, ma'am. पिरामिडल है, अभी ये Yes, मैंने ma'am. एग्जाम्पल भी कराया है, XeOF4, ये भी तुम्हारा किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत मैंने बोला ये आता ही आते हैं ये वाले BSCPR से, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने अलग लिया है इंटेंशनली, ताकि तुम्हें लगे हाथ ये वाली चीजें भी मैं बता दूं, बट छोटी छोटी चीजें, लाइक कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, कौन इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉलो करेगा, तो ये एक बार कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। आपको देखो कुछ क्लासिफाई किया गया है मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल, और उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख रहे हो। तो पहला आप लोगों का ये आता है कि इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर मैं CCl4 और CO2 की बात करूं, तो CCl4 में कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा? 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। CO2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, बोलो।
तो यानी कि ये ऐसे दोनों हैं मॉलिक्यूल जो कि क्या कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका होगा, मतलब जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो BCl3 और AlCl3 इसका काफी अच्छा एग्जांपल है। इसके सराउंडिंग 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। तो बी का आ जाएगा सेकंड। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट और ओड इलेक्ट्रॉन। तो ओड इलेक्ट्रॉन के आपके 3 एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में है, वो लिख लो। एक तो NO, इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। NO2 और ClO2, ये तीनों कैसे स्पीसीज होती हैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, और ये लिमिटेशंस में भी आता है ऑक्टेट रूल के। ठीक है, NO, NO2 और ClO2। ठीक है, NO2 कैसा होता है, ऐसा। मैम वैसे पहले दो ही से ही ऑप्शन आ गया। हाँ वो तो ठीक है, बट मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताना था। मान लो अगर मान लो पेपर में आ जाता और तरीके से तो तुम लोगों को मालूम रहे। ठीक है, उसके बाद ClO2, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। उसके बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब जिनका 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको आप सुपर ऑक्टेट भी बोलते हो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी बोलते हो, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हो। तो उसमें क्या आ जाएंगे आपके H2SO4 और PCl5। सल्फर के अराउंड 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, PCl5 में भी फॉस्फोरस के अराउंड जो है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोल सकते हो, सुपर ऑक्टेट बोल सकते हो, हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोल सकते हो। जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ जाता है, या फिर उसको हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में नाम नहीं है हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट, लेकिन पेपर में जेई में आए हुए ऐसे क्वेश्चन, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड कौन से हैं। तो ये दूसरा नाम भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए का 4th और बी का क्या था अपना, बी का सेकंड, और सी का अपना फर्स्ट था, और डी का क्या था, 3rd था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। हाँ 10 होते हैं, यस, फॉस्फोरस के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन वहां पे होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मैम सी ऑप्शन। अच्छा, बाकी एक बार चेक कर लीजिए। कर दूं सी पे मार्क, सिमरन आ गया। यस मैम। ओके, यस मैम। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल BF3 में 120 डिग्री होता है। वैसे ना तुम्हें ऑप्शन से देख के पता चल गया होगा, बाकी एक बार ClF3 का देख लो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, याद है। ClF3 का T शेप होता है। तो वैसे तो ये 90 डिग्री लेस होता है, देन लोन पर 90। बोन पर रिपल्शन से थोड़ा सा ये ऐसे टिल्ट होता है, तो वो लेस देन 90 हो जाता है। ठीक है, और PF3 में क्या होगा, PF3 में तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा BF3, फिर PF3 और लास्ट में क्या आ जाएगा, ClF3 आ जाएगा। ऑलराइट, बोलो ये बता सकते क्या बोल रहे हो गौरव। हम, लोन पेयर ज्यादा तो उसमें एंगल रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते। हाँ बता सकते हो। मैम इसमें देख के ही पता चल रहा था BF3 का ज्यादा एंगल हाँ, है। ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। मान लो ClF3 और PF3 का नहीं क्लियर हुआ आपको, मतलब नहीं पता चल रहा, बट एक ही ऑप्शन में था BF3। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इस सारी चीजों का ना पता हुआ भी ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा सही हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है मेरा बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करने। मतलब मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
फिजिकल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ जाता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये दो ऐसे ब्रांचेस हैं बेटा केमिस्ट्री की, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वहां पे बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना क्वेश्चन जो है वो ठीक कर लो 4 नंबर का। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड में, कि आपको बहुत 100% श्योरिटी हो जाती है कि जो मैंने किया है वो सही है। बेटा कई बार ऐसा होता है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में ना पता हो, मतलब 4 में से आपको 3 के बारे में पता हो, 2 के बारे में पता हो, एटलीस्ट 2 के बारे में पता होना चाहिए, तब काम आता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड। तो अगर वो चीज बैठ गई आपकी सही से तो आप काफी सारे क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ऑर्गेनिक में तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, बेसिक एडवांस का पेपर हो या फिर आपका जेई का, जेई मेंस में तो सही बताऊं बहुत हल्की ऑर्गेनिक आती है। जब तुम एडवांस का पेपर देखोगे ना ऑर्गेनिक, मतलब तुम भी सोचोगे ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर सेट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब वैसा बनता है एडवांस में ऑर्गेनिक का। लेकिन अगर मैं थोड़ा मेंस लेवल पे आ जाऊं ऑर्गेनिक की, तो वो थोड़ा सा हल्का पेपर होता है, हल्का इन द सेंस डुएबल होता है, ठीक है। मतलब जिसने ढंग की ऑर्गेनिक पढ़ रखी है ना, 11th के वो 2 चैप्टर जीओसी और हाइड्रोकार्बन और 12th की ऑर्गेनिक कर रखी है, 90% चांसेस है कि आप जो ऑर्गेनिक के तुम्हारे जेई मेंस में हर शिफ्ट की बात कर रही हूँ जो सवाल आए हैं वो तुम बना लोगे। मतलब इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ ऑर्गेनिक का नाम, क्योंकि वो ऐसा ही है। और उसमें भी क्या होता है ना, कई बार हमें मालूम नहीं होता कि अरे क्या होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन से ना हमें इतना अच्छा खासा हिंट मिल जाता है। ऑर्गेनिक में पता चल जाता है कि ये मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा होगा, है ना, ये किस तरीके से सोल्व हो रहा होगा, वो चीजें मालूम पड़ जाती हैं। तो वो खासियत है ऑर्गेनिक की। तो जिसको समझ में आ गई उसके लिए तो बहुत अच्छी बन जाती है वो, और जिसको समझ में नहीं आई वो फिर सबसे बेकार ही वही लगती है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्कोरिंग होती है, ठीक है, पेपर में, जेई में, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। और हम बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे ऑर्गेनिक में, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाले हम आने वाले टाइम में, इसलिए बस फटाफट से हम करते हैं। चलो करो इसको। और जो ये बच्चे लेट आ रहे हैं, भाई क्या फायदा है लेट आने का, क्लास में आधी क्लास जा चुकी है। मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। हम ए ऑप्शन। मैम यस मैम ए। ए होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BF3 यहाँ पे बेस का चेक कर लीजिए। ये क्या होगा आपका sp2 होगा, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। NH2 नेगेटिव में क्या होगा आपका 8/2 4 sp3 होगा ये, ठीक है। चलिए ये आसान था, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको जूम कर लो, आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और आपको उसका शेप बताना है। NH3 दिया हुआ है, BRF5 दिया हुआ है, PCl5 दिया हुआ और CH4 दिया हुआ है। मैम बी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। मैम ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए सारे। अच्छा सारे हो गए क्या? यस मैम एक ही में आ रहा है PCl5 का। ठीक है सही है। सी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। यस सारे ही गलत हो गए, बहुत ही बढ़िया, यही तो स्पीड है मजे वाली। चलो हो गया, बी आ जाएगा। चलो यस मैम। यस मैम। ये वाला कर लो, चलो सेम ही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। SF4 दिया हुआ है, BRF3 दिया हुआ है, BRO3 मैम ए नेगेटिव दिया ऑप्शन। हुआ है, NH4+ दिया हुआ है। आराम से ठंड रखो, बाकी सोल्व करने दो, बाकी तो कर लो बेटा, सोल्व कर लो सारे। BRF3 पिरामिडल होगा या टी शेप होगा? हाँ ए बोल रहे हो ना तुम लोग, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन।
चेंज करना आंसर अपना, मैम करो। वो BRF3 है। यस, तभी मैंने अलग से लिखा है वहां पे। तुम लोग BRF5 समझ रहे होगे पक्का इसको। तो SF4 का सीसो होगा, A का थर्ड, BRF3 इज योर टी शेप, दैट इज फोर्थ। ठीक है, तो A का थर्ड, B का फोर्थ, A का थर्ड सिर्फ यही है। C का सेकंड हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है, निकाल लो। और NH4 प्लस ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कृपया करके जल्दबाजी में आंसर ना दें। चलू, चलिए ये वाला करो क्वेश्चन। अब इंटीजर बेस्ड आपको बताना है इनमें से कौन लीनियर ज्योमेट्री शो करेगा। चलो आंसर कोई नहीं बताएगा, हैंड रेस करोगे। आंसर नहीं बताना, हैंड रेस करना, हो गया तो। अब इसका मतलब ये नहीं इंटीजर है तो तुम लोग छोड़ के आओगे इसको। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने होते हैं जो तुमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, जिसका हो गया हैंड रेस करते जाइए बेटा। तुषार है क्लास में? हाँ है, हाँ है। सक्षम का हो गया, प्रिंस का हो गया, पलक का हो गया। पलक क्या आ रहा है बेटा? मैम 5। कौन कौन से आ रहे हैं पलक? मैम O3 वाला भी आएगा, एक अच्छा, और? BeCl2 हाँ और मैम CO2 हाँ, और मैम फर्स्ट वाला नहीं SO2 वाला। मैम N3 रुक जाओ एक बार। SO2, BeCl2, CO2, O3, ये तो 4 हो गए। पांचवा कौन सा है? I3। हाँ बच्चों, आप लोग कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहते हो अपने आंसर को लेके? और एक बात बताओ, ये SO2 वाला मैंने अभी जस्ट कराया है। SO2 तुम लोग क्या आंख बंद करके ऑप्शन मार्क कर देते हो क्या? मैम इसमें तो एक लोन पेयर है। SO2 नहीं मैम होगा ही नहीं। मैम SO2 तो हो ही नहीं। लोन पेयर आ जाता है, N3 माइनस आ जाएगा। होता है। N3 माइनस इस कैटेगरी में आ जाएगा। मैम, NO2 भी हटा NO2 दो, प्लस आ I3 आ जाएगा। जाएगा। NO2 प्लस। XCF2 भी आ जाएगा, NO2 आ प्लस भी जाएगा। आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। O3 का तो एंगुलर शेप होता है। तो कितने आ गए? यस मैम। 3 3 6, आंसर 6 आ जाएगा। 5 कैसे आएगा? NO2 प्लस भी तो है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम मैंने XZF2 नहीं लगा। लगाओ ना फिर। XZF2 में क्या होता है, जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो वहां पे क्या बनता है? लीनियर ही तो बन जाती है उसकी। ये देखो, आंसर क्या आएगा Yes, इसका? मैम 6 आएगा। 6 हो जाएगा। यस मैम। ध्यान से देखो, Yes, ऐसे ma'am। मत करो। अगर देखो जहां आपको श्योरिटी के साथ पता है वो ठीक है, लेकिन जहां पे आपको नहीं पता है तो बनाओ। I3 बता दूं? ये देखो I3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो गर्व, II2 नेगेटिव, कल बताया था। अच्छा आप आए नहीं थे, ठीक है। तो II2 नेगेटिव लिख सकती हूँ। तो आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। अब इसके मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2, और माइनस के नाम का +1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। आपको कल की रिकॉर्डिंग देखनी होगी गर्ल बहुत अच्छे से एक बार, ठीक है, ताकि ये पता चले मैं 1 2 क्या कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे वो लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा आपका लीनियर, देखना एक बार। यस मैम। तो इसीलिए I3 नेगेटिव इज ऑल्सो द ऑप्शन, ठीक है। तो 6 आंसर आ जाएगा। ये करो आराम से, सोच समझ के करना। अच्छा पता है हाइब्रिडाइजेशन का, फिर ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, एक एक करके देखोगे, जो पता है वो बहुत अच्छी बात है। बच्चों अगर तुम्हारी छुट्टियां हो जाती है ना 22 के बाद, तो मैं देखती हूँ सुबह की अगर क्लासेस कंटिन्यू रख पाऊँ तुम्हारे साथ 11th क्लास की, ठीक है। तो आ जाओगे अगर बुलाऊंगी तो 3-4 दिन। यस मैम आ जाएंगे, अभी तो कर ही रहे हैं मैम। क्या है हम तो, मैम अभी भी तो पढ़ रहे हैं, 4 दिन और पढ़ लेंगे। हाँ सही बात है भाई, मेरे को लगा बोल रहे हो हम तो वेले हैं मैम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आप मुझे बताते जाइए, CO2 तो नहीं है एक्सेप्शन, NO2 है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये ऑक्टेट है, यस मैम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये ठीक है, ठीक है। ये ओड वाला आ गया, यस ये मैम। एक्सपेंडेड वाला आ यस गया, मैम। ये इनकम्प्लीट वाला आ गया, ये बाकी सारे ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 6। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। C2H6 हो गया ना, इथेन है, ठीक है। मैम एक बार BF को बताना कैसे। BeCl2, ये देखना बेटा, BF2 ना, मैम BF 4 इलेक्ट्रॉन है, BF3 ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन, H2SO4 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 12, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए आगे चलिए, ये वाला कीजिए। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस क्वेश्चन में, करना एक बार तुम लोग सॉल्व इसको। sp2 बताना। चलो 1 बाय 1 करते हैं। अमोनिया sp3 है, आराम आराम से बोलना, कहीं पता चले तुम इतनी तेज तेज की बोलो मेरे को ही ना समझ में आए। SO2 में sp2 है, ये सल्फर। यस मैम।
अब SI2 में थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अगर तुम्हें लगा कि ये CO2 जैसे होता है और तुमने इसका SP लगा देना तो गलत हो जाएगा। एक्चुअल में जो Si2O2 होता है इसका किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, साइक्लिक फॉर्म में होता है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो इधर, तो यहाँ पे ये क्या होता है आपका 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, वैसे तो ये आंसर में नहीं आएगा बट ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp2 नहीं होता है। BCl2 SP sp, यस मैम। C2H2 C2H2 यही होगा sp, यस मैम। हटाओ C2H4 मैम इथीन होगा SP2 sp2, यस BCl3 sp2, यस मैम SP2 ये देखो HCHO मैम, ये फॉर्मेल्डिहाइड, भी होगी। ये भी sp2 होगा। देखो कार्बन, इसकी जो कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। बेंजीन में कार्बन, हर एक कार्बन मैम sp2 है। sp2 है। sp2 होता BF3 में क्या हो जाएगा, sp2 sp2 हो जाएगा। SP2 और C2H4Cl2 में नहीं होगा, है ना, नहीं यस होगा। मैम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, एक गलत लगा दिया भाई। BCl2 नहीं होगा ना, BCl2 sp मैम, वो होगा। तो sp होता है, 6 हो तो जाएगा। अपने टोटल अब देख लो एक बार, सही काउंट किया ना, ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कि अपने 6 हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा जितने भी इंटीजर वाले करें सबका 6 ही आया आंसर। हाँ 6 ही आया सच में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको पहली बात तो छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, जल्दबाजी में हम हो सकता है लगा दें, जैसे मैंने BCl2 लगा दिया था अभी, तो एक बार इसको करने के बाद करो, क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि तुमने ठीक किया है या नहीं। तो जब मैं ये चीजें बताती हूँ ना तो लिख लिया करो कि कहाँ कहाँ पे गलती होने के चांसेस रह सकते हैं, स्पेशली इन टाइप में जब हमें चेक करना हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने लोन, 2 लोन पेयर किस में है, 3 लोन पेयर किस में है, एक बार निकाल लो, उसके बाद क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि क्या हो। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा 24-25 के। अब आगे आ जाओ बॉन्ड पैरामीटर पे। तो बॉन्ड पैरामीटर काफी छोटा टॉपिक है, इसको हम करते हैं। देखो बॉन्ड पैरामीटर में आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये सब आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, डिफरेंट डिफरेंट वो बताने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, फैक्टर बताने वाली हूँ जो कि बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको इसमें बॉन्ड एंगल का ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे सबसे जो पहला आता है मेरा बेटा, वो आता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थ्योरी को मत देखो, थ्योरी सिर्फ आपके लिए रीड करने के लिए, किसी को कुछ लिखना नहीं है इसमें। बेटा हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, अगर मान लो तुम्हारे सेंट्रल एटम पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, और जो साइड एटम है वो सारे के सारे क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। क्लियर है? तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, एस कैरेक्टर पे करेगा, या यू कैन से हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अगर मेरी मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 आ रही है, sp3 आ रही है, तो आप लोगों को पता है इस केस में एंगल 180 डिग्री होता है, और इस केस में 120 डिग्री होता है, और इस केस में 109 के आसपास होता है परफेक्ट ज्योमेट्री का। अगर मान लो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ मेरा बेटा, मान लो तुम्हारे पास है लेट्स से एक BF3 है, BBr3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है। तो अगर तुम्हें आ जाए कि बॉन्ड एंगल के इसको ऑर्डर में लगाओ, तो इन सबका बॉन्ड एंगल क्या होगा मेरा बेटा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? आपको देखो दो चीजें चेक करनी है। सेंट्रल एटम का आप सबसे पहले क्या देखोगे, सेंट्रल मैम एटम सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साइड एटम सेम है, कोई प्रेजेंट नहीं है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो चारों का चारों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
तो वो यहाँ पे एक चीज बोल रही है, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखना है तो ये लिख सकते हो, इफ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, पहली चीज, and all the surrounding atom are identically attached as well, bond angle remains same no matter what the central atom and what surrounding atoms are. देख रहे हो? ठीक है, आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन वहां पे चेक करना है और देखना उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो आइडेंटिकल है या नहीं है। ठीक है जी, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है CF4, CCl4, CBr4, तो इनका भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? नहीं बेटा पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं पड़ेगा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फर्क। ठीक है, इन सब की क्या है, परफेक्ट ज्योमेट्री है, ध्यान रखना, तभी तो मैं बता रही हूँ 1 by 1 कंडीशन। ठीक है, बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। ये मैम रिजल्टेंट 0 आ जाएगा इनका। डायपोल मोमेंट बता रहे हो क्या? यस मैम। डायपोल मोमेंट नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, यस 0 होगा, परफेक्ट ज्योमेट्री के लिए 0 रहता है। ठीक है जी, तो यानी कि पहली चीज क्या है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए एंड उसके साथ जो अटैच एटम है वो आइडेंटिकल है, वो चेक कर लीजिए। अगर हाँ है तो फिर उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए अब आती है दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर मान लो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, गेटिंग माय पॉइंट, सेम है, और लोन पेयर क्या है वहां पे है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो किस तरीके से देखोगे, वो कह रहे हैं कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम सो द स्पेस अवेलेबल फॉर बॉन्ड पेयर इज लेस एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH4 का, ध्यान से देखिएगा, वाटर का, और एक मैं ले लेती हूँ अमोनिया का। ध्यान रखना पहले वाले केस में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था। अब यहाँ पे देखो, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी भी sp3 है, और इसकी भी sp3 है, बट यहाँ पे क्या है, अब लोन पेयर है, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके आने से बॉन्ड एंगल में चेंज होगा। तो आपको पता है अमोनिया का कितना होता है, 107 के आसपास होता है, इसका 104 के आसपास होता है, और इसका 109 होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल A का होगा, C का होगा, फिर B का। ठीक है, देखो इधर, मैम बॉन्ड लेंथ कैसे बताएंगे? बॉन्ड लेंथ नहीं बतानी है आपको इसमें, आपको बॉन्ड एंगल के फैक्टर बता रही हूँ, बता। ओके मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे कि क्या एग्जांपल ले ले हम, मान लो मैं ले लेती हूँ, कोई ले लो, NH3 ले लो और PH3 ले लो, ध्यान से देखना, PH3 ले लो। ठीक है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहला चीज चेक करो, हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोनों की, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। नाउ द डिफरेंस अराइजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, शिफ्ट करके रखना चाहेगा, बोलो कि आजा भाई, कंपेयर टू फॉस्फोरस। और अगर मेरा बेटा इसने अपनी तरफ खींचना चाहा तो इनके बीच में क्या चालू हो जाएगी, रिपल्शन चालू हो जाएगी। इफ आई कंपेयर दिस टू PH3 तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो जाएगी। तो NH3 का एंगल क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा आपके किससे, PH3 से। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, यहाँ पे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ध्यान से सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या है, सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या है, सेम है, तो ऐसे केस में मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड कर गया, सेंट्रल एटम पे। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
सेंट्रल एटम अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखो यस मैम। ठीक है, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आता है मेरा बेटा, नेक्स्ट फैक्टर आता है तुम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम या साइड एटम। ठीक है, देखो एक बार, तो इसमें क्या है मेरा बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास लेट्स से कोई भी है, जनरल एक बात लेती हूँ, ये है कोई मॉलिक्यूल और ये है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मान लो इस पे एक लोन पेयर है, मैम इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी, बोलो सेंट्रल एटम। हाँ मैम, बोलो लोन पेयर भी क्या है, सेम है। सेंट्रल एटम भी क्या है यहाँ पे, बोलो सेम है। सेम है। सेम है। यानी कि अब हमें किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लेन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो मान लेते हैं कि जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सी से क्या है, ज्यादा है। तो एक बात बताना सोच के, अब बी की क्योंकि कम होगा, अरे सुनो, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यानी कि ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेंगे, यस मैम। रहेंगे एज कंपेयर टू यहाँ। तो ज्यादा रिपल्शन किस वाले केस में होगी, सेकंड वाले में, यानी कि बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा। अगर मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल थीटा 2 ज्यादा है। थीटा 2 2 क्यों ज्यादा है, फिर से सुनो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेंगे ना, रिपल्शन नहीं होगी। देखो इधर ध्यान से देखो, एज कंपेयर टू सेकंड वाला, तो बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा मेरा बेटा, सेकंड वाले के केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तुम बोल सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी देन दैट ऑफ सी द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द more electronegativity B, so the repulsion between bond pair in AB2 is less than that of AC2. Clear है? यस मैम। यस मैम। Yes. यहाँ पे भी लिख लो, लिखना है तो। हो गए 4 फैक्टर। चलो आगे आते हैं, लास्ट है, लास्ट नहीं एक और भी आएगा इसके बाद, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, अब तुम्हारे पास मेरा बेटा एक ये है OF2, एक है OCl2, जनरली हेलोजन मिलता है यहाँ पे। ये देखो ध्यान से देखना, लोन पेयर तो 2 ही हैं, दोनों सबके पास, बोलो यस मैम। ठीक है। तो यहाँ मैम पे OF2 में सबसे ज्यादा एंगल होगा। रुक जाओ, अगर मैं पहली चीज बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, बोलो यस मैम। ठीक है मैम। दूसरा लोन पेयर सेम है, बोलो सेंट्रल एटम भी सेम है। सेंट्रल एटम भी सेम है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। देखो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है साइड एटम में, तब तो तुम ये वाला लगा के आओगे। अगर मान लो साइज के बेसिस पे कब बताओगे तुम, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ब्रोमीन आयोडीन में। तो इन दिस केस आप लोग क्या करोगे, OI2 का सबसे ज्यादा होगा। यस, यहाँ पे क्या होगा, जो आयोडीन है वो सबसे ज्यादा बल्कि है, बल्कि मतलब बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो अगर बड़े बड़े ग्रुप हैं तो ऑब्वियस ही बात है इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे।
तो जो सबसे ज्यादा एंगल होगा मेरा बेटा वो किसका होगा, OI2 का, फिर OBr2 होगी। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप नहीं देखेंगे मेरा बेटा, आप साइज ऑफ सराउंडिंग एटम से ही इसको करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज एक ये है कि अगर मैं इनके एंगल की बात करूं ना, तो इनका एंगल 111 112 के आसपास होता है, और इसका एंगल कितना होता है 102 डिग्री। जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, तुम लोग बताओ, वाटर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है 104। उससे कम नहीं है, उससे कम। मैम 104.5। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं इसका बताओ 102 डिग्री क्यों आता है, ये मैं एक्सपेरिमेंटल बता रही हूँ। इसका ऐसे इसलिए आया होगा बेटा इतना कम, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं इसके एंगल की एक्सप्लेनेशन दूं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा, देख रहे हो, तो लेस आपका जो है, और छोटे छोटे भी हैं, है ना, तो कम रिपल्शन होगा। जबकि बाकियों में क्या फैक्टर आप बोल रहे हो, बाकियों में आप बोल रहे हो कि बड़े बड़े ग्रुप में स्टीरिक क्राउडिंग बहुत होगी, रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एंगल क्या होगा मेरा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बताऊं, जैसे OBr2 है उसका 112 डिग्री होता है, OCl2 जो होता है उसका 111 डिग्री होता है, तो आप देख रहे हो। और जबकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल किसका कितना होता है, 109 होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें किस वजह से ये चीज हो रही है, ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन ऑफ टू बल्की ग्रुप। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 5वां, मल्टीपल बॉन्ड ऑर्बिटल रिपेल अदर ऑर्बिटल मोर स्ट्रॉन्गली देन सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल। मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। डबल बॉन्ड में आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सिंगल बॉन्ड में कम होती है। तो कह रहे हैं जो मल्टीपल बॉन्ड ऑर्बिटल है वो ज्यादा रिपेल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये ले लो, ठीक है। अब एक बात बताना, देखना, ये θ1 है और ये θ2 है। अब ये मल्टीपल बॉन्ड है, रिपेल तो करेगा, ये रिपेल तो करेगा ये। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, फ्लोरीन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे ये डिफरेंट लग रहा है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, और आपको पता है फ्लोरीन और हाइड्रोजन में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, आजा, कम हो जाएगा मैम। ठीक है। जबकि ये नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा रिपल्शन खाएगा, और जो अगर ये ज्यादा रिपल्शन खाएगा तो पहले ऐसे था, देखना इधर, देख रहे हो, तो मतलब इसको क्या करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर θ1 और θ2 की बात करूं तो θ1 का एंगल क्या हो जाएगा आपका, θ2 से कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपल्शन इतनी नहीं है जिसमें जितनी इसमें हो, देख रहे हो। यस मैम। तो यानी कि आपका जो θ2 है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है ध्यान से कि जो डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ज्यादा रिपल्सिव इफेक्ट लगाएंगे ऑन अदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। मैम θ1 लेस देन θ2 कैसे एक बार समझाइए? देखो, मैम एक चीज पहले मेरा डाउट सुन लो। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसमें जब रिपल्शन होगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो क्लोज आएंगे ना, किसमें, कि जो H वाला है इसमें। बट ये इसको Yes, ये लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये तो इसको दूर लेके जा रहे हैं ना, मतलब रिपल्शन इनमें तो नहीं हो रही है ना। ये तो देखो, ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैम θ2 छोटा होना चाहिए ना? θ2 क्यों छोटा होगा, मैम क्योंकि रिपल्शन और ये तो H2 वाले पास आएंगे, HH वाले पास आएंगे, उसमें पास नहीं आएंगे, तो मैम इसका एंगल छोटा होगा θ2 वाला। एक सेकेंड देखो, यहाँ पे आपका CO कॉमन है, ठीक है। मेन डिफरेंस किसकी वजह से अराइज हो रहा है,
फ्लोरीन की वजह से अराइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेंगे। आगे मैम समझ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से सुनो क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ बेटा ये चीज इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इसको खींच के रखेंगे, तो इनमें रिपल्शन नहीं हो रहा बल्कि ये तो और दूर भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब कैसे समझाऊं, θ2 का जो होगा बॉन्ड एंगल वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिपल्शन नहीं हो रही है इसमें। पहले आपने बताया θ1 लेस देन θ2। हाँ छोटा होगा, θ2 बड़ा होगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई, θ2 बड़ा है, राइट। θ1 छोटा है ना। हाँ तो मैम ये वही बात तो बोली थी हमने, नहीं यही तो बोला, θ2 ज्यादा है ना। जैसा हम θ2 ज्यादा है। हाँ θ2 ज्यादा है, इतना बोल के मैं भी तो उल्टा लिख दूंगी, θ1 ज्यादा है, ठीक है। θ2 इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सो आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये 5 फैक्टर्स है तुम्हारे, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। पहला है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपको क्या देखना है कि अगर आपका सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल है या आइडेंटिकली अटैच है, मतलब लाइक साइड एटम सारे के सारे सेम अटैच हैं सेंट्रल एटम से, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, उस केस में बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है। सेकेंड चीज, अगर सेंट्रल एटम सेम है, आपका हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और आपका लेकिन लोन पेयर डिफरेंट है, तो वहां पे बॉन्ड एंगल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो ज्यादा आपके लोन पेयर होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। दूसरी ये चीज थी। तीसरी चीज ये थी कि जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, तो आपको क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगा, मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आता है साइड एटम। साइड एटम में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, तो उस केस में आपको साइड एटम की क्या देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला था मैंने आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगी। इसके कंपैरिजन में यहाँ रिपल्शन क्या होगी, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी, तो एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। फिर मैंने बात की थी साइज ऑफ, ध्यान रखना ये वाला जो केस है ना वो आप तब लगाओगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है। अच्छा, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम में क्या है, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम में जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ेगा, मतलब बल्कीनेस बढ़ रही है, स्टीरिक सराउंडिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो इसीलिए हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। इनमें जो एंगल होता है मेरा बेटा 109 डिग्री, जो नॉर्मल एंगल होता है उससे ज्यादा होता है। रीजन, ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स, ठीक है। और OF2 का क्यों कम होता है, इसका देखो 109 से कम है, वो इसीलिए है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना रह जा रहा है, 102 रह जा रहा है। हालांकि इससे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वोटर से भी कम है इसका। तो अगर मेरे को वोटर को भी घुसाना हो बीच में, तो यहाँ पे इसको एंट्री मिल जाएगी। यस मैम। ऑलराइट, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड वाला क्या था, मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिपेल करते, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया था जहाँ पे मैंने फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बेसिस पे कंपैरिजन करके बताया, जिसमें आपका θ2 जो है हाइड्रोजन वाला जो है फॉर्मेल्डिहाइड, उसका एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन वाले से, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, फटाफट से तुम ट्राई करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको इनके बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। फटाफट अपनी नोटबुक में लिखोगे और जिसका होता जाए वो हैंड रेस कर दे।
ठीक है, चलिए। इसमें किसका होगा बोन एंगल ज्यादा? फर्स्ट वाले मैम CO2 ऐसे होता है, CO2 का मैम CO2 180 का ये ऐसे होता है, और SO3 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका 180, इसका 120, इसका 119 होता है, मतलब 120 से तो कम होगा। तो सबसे ज्यादा CO2 का हो जाएगा, फिर SO3 का, और फिर SO3 ठीक है, चलिए। ये तो सिंपल था। ये वाला देखो, ऐसा ही हम है। तीनों का बोलो बोलो, हाँ, तीनों का सेम होगा। तीनों को यस होगा। मैम यस, जो सराउंडिंग साइड एटम है वो आइडेंटिकल है, सब में 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, परफेक्ट ज्योमेट्री है, तो इन तीनों का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से। चलिए, ये वाला करते हैं। SO4 2 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, और NO3 नेगेटिव। सल्फेट का क्या होता है? ये दोनों तो सेम होंगे, देखना एक बार। दोनों यस ही मैम 2 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इनका तो बोन एंगल सेम होने वाला है, और 120 डिग्री। और सल्फेट का एंगल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल है, 109 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बोलो, यस मैम कंफर्म कीजिए सारे। इसमें देखो COF2 है, COCl2 है, मैम CO POI2 का सबसे ज्यादा होगा। यस मैम CO2 का सबसे ज्यादा होगा। रिंगली हो जाएगा। मैम साइज ऑफ एटम्स यस। और फिफ्थ वाले में मैम BR2 होगा। Br2 यस मैम ठीक है। अच्छा, तुम मेरे को एक बात एक बताओ, एक और बताओ। एक तुम्हारे पास है SF4, और एक है तुम्हारे पास सिलेनियम टेट्राफ्लोराइड यानी कि SCF4। बताओ किसका ज्यादा होगा बोन एंगल, SF4 का या SCF4 का? मैम पहला कौन सा था? एस? F4 लिख दूं क्या? हाँ मैम लिख। एक ये है और एक ये है। मैम सेम है। अच्छा, सेम सोच लो बाकी सारे। इच्चे का भी बताना मेरे को। मैम नीचे वाले में SO42 माइनस का ज्यादा है। होगा। SO42 माइनस। SO42 SO42। कोई और बताओ, ये तो बोल दिया। बाकी मैम नीचे वाले में लास्ट वाले का सबसे ज्यादा होगा, बीच वाले का सेकंड में, फिर इसका सबसे कम फर्स्ट वाले ठीक का। है। सबसे पहले गौरव ने लास्ट वाला देखा है कि मैडम ये सिंपल लग रहा है, ये कर देता हूँ सबसे पहले, बाकी का तो देखा जाएगा। SF4 में मेरा बेटा दोनों ही सीसो शेप है ना? यस मैम यस मैम इसमें भी वही है,
तुम बोल नहीं रहे हो, तुम कहते हो मेरे को कुछ बच्चे मैम आती है 11th, भाई बोलते ही नहीं हो कुछ, बस 6-7 बच्चे बोलते हैं क्लास में। इधर देखो, यहाँ पे लोन पेयर भी सेम है मैम, यहाँ पे साइड आइटम भी वही लगे हुए हैं, और एक सल्फर एक सिलेनियम है, तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? सेम कैसे होगा? सेम तब होता है जब लोन पेयर नहीं होता है और साइड आइटम सेम होते हैं सारे। यहाँ पे तो लोन पेयर आ गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आप एक्सप्लेन करोगे, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा? SF4 का हो जाएगा। मैम सेलेनियम है कौन? सिलेनियम उसमें आता है, सल्फर के नीचे आता है। आता है। सल्फर सिलेनियम, ओ सर सीधा प्रॉब्लम, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टिलेनियम पोलोनियम, तो सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलेनियम। हाँ, अगर ये नहीं पता थी बात तो फिर नहीं हो पाएगा सोल्व। यही नहीं पता थी मैम साइज भी तो आ सकता है किसका साइज? मैम, सिलेनियम और सल्फर का। नहीं, इतना डिफरेंस नहीं होता। और साइज आप साइड तो साइड आइटम के साइड ऊपर आइटम का पड़ता है। देखना है आपको, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर और सिलेनियम में होता है डिफरेंस वहां पे, तो तुम एक्सप्लेन इससे ही करो, ठीक है? इसमें देखो सल्फेट और फॉस्फेट में, यहाँ पे देखो कितना है इसका, परफेक्ट ज्योमेट्री है दोनों की दोनों, टेट्राहेड्रल है ये भी और ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों परफेक्ट है, लोन पेयर नहीं है, तो दोनों का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? सेम। बराबर, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको रिवाइज कर लेना, जो डाउट होगा पूछ लेना। उसके अलावा कल क्लास नहीं है, सैटरडे को मैं डाइपोल मूवमेंट कराऊंगी, ओ नहीं सॉरी एमओटी कराऊंगी और इसका जो है आज वो भी दे दूंगी, एक तो DPP दे दूंगी, उसको बाद में निपटा लेना, मंडे तक मेरे को दे देना करके, ठीक है? ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाली DPP हम वहां पे सबमिट नहीं कर सकते ना? कहाँ पे बेटा? जो लिंक है सबमिशन वाला। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते, कर दो वहां पे, अगर आप मुझे नहीं भेज मैम रहे हो। कौन से टॉपिक पे डाल के करेंगे? क्योंकि मैम वहाँ पे जब टॉपिक सिलेक्शन का आता है तो वहाँ पे 12th के टॉपिक्स आते हैं। अच्छा, अभी वो चेंज नहीं हुआ क्या? एक्चुअली मैं बोला था मैंने कि 11th के डाल दीजिए, अच्छा वो आया नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मालूम है ना कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, तो तुम मेरे साथ शेयर कर दो जब तक ऐड नहीं हो पाते, ठीक है? ओके मैम। ऑल राइट। कुछ सिमरन कुछ कह रही थी आप, आपका हैंड रेज है बेटा। मैम गलती से हो गई थी। ठीक।